हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने वाला हूं। तो जो बेसिकली न्यूटन के 3 लॉस थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेकेंड लॉ। मतलब बेसिकली हम सेकेंड लॉ की मदद से एक्सीलरेशन निकाल रहे होते हैं। तो आपको मैं एकदम फंडामेंटल तरीके से जाऊं तो F इज इक्वल टू ma आपको पढ़ाया गया होगा। F इक्वल टू ma, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होता है वो मास इनटू नेट एक्सीलरेशन के बराबर होता है। और आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिधर नेट फोर्स होगा, देखो जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही नेट एक्सीलरेशन होगा। और अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ है। ठीक है, आसान सी बात है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें न्यूटन्स सेकेंड लॉ की मदद से एक्सेलेरेशन निकलता कैसे, ये समझना है। इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ की मदद से हमें एक्सेलेरेशन कैसे निकालना है ये सीखना है यहां पर। करेक्ट है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ चैप्टर के लिए। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन के थ्रू ही इसके एप्लीकेशन को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लिया, आप देख सकते हो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने लिख रखा देखो ऑलरेडी कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम। बट इस ब्लॉक पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बच्चों। ठीक है, इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्लस और भी जो फोर्स है इसकी वजह से ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो हमें वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अच्छा, अभी क्वेश्चन को थोड़ा आसान रखते हैं। तो यहां पर बेसिकली स्मूथ सरफेस मान लेते हैं, फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लेते हैं, फ्रिक्शन नहीं है यहां पर। स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस भी बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन लेस सरफेस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रिक्शनलेस सरफेस। इससे अभी कैलकुलेशन आसान रहेगी। अब अगर हमें यहां पर एक्सीलरेशन निकालना है, बिल्कुल ध्यान से समझेगा, अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं तो बोलूंगा कि इनको ना कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप्स में डिवाइड करने से हमें आसानी क्या होती है कि हम बड़ी आसानी से लेयर बाय लेयर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो हमारे दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए, फिर दूसरी बात क्या आनी चाहिए, फिर तीसरी क्या आनी चाहिए, फिर चौथी क्या आनी चाहिए और फिर पांचवी बात क्या आनी चाहिए। ऐसे करके लेयर में रहेगा तो हम उस स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो स्टेप्स से हमें बड़ी आसानी से एक्सीलरेशन निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस क्वेश्चन में जिसमें एक्सीलरेशन निकाला इस ब्लॉक का, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे जो ब्लॉक रखा जो एक्सीलरेट कर रहा है उसका एक्सीलरेशन निकालना है, उसके लिए हम स्टेप्स यूज करने वाले बच्चों। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1 2 3 करके मैं एक एक करके आपको बताता हूं। और जब भी कभी आपको एक्सीलरेशन निकालना हो तो हमेशा इन 4-5 स्टेप जो मैं लिखने वाला हूं इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर लेना। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, बस आपको स्टेप्स एक बार ध्यान से याद रखने की आवश्यकता है। तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, देखो आसान सी बात होती है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जैसे मान लो हमें इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है। देखो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है तो इस ब्लॉक को पहले आइसोलेट कर लो। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, ऐसे डॉटेड पॉइंट से आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट मतलब हम इसी के एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। तो आइसोलेट करो, आइसोलेट द ब्लॉक। ठीक है, आइसोलेट द ब्लॉक एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, क्या नया वर्ड आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बहुत फेमस सा वर्ड है, ये आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पूरे के पूरे फिजिक्स में। फ्री बॉडी डायग्राम, इसका शॉर्ट नेम भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग FBD। FBD, F फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका मतलब क्या होता है, हमने चलो आइसोलेट कर लिया। FBD का मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यू हैव टू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। आपको सारे फोर्स दिखाने हैं जो ब्लॉक एक्सपीरियंस कर रहा है। इनफैक्ट आपको एक्सटर्नल फोर्स ही दिखाना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स दिखाना है। तो मैं इसका मतलब लिख देता हूं, ड्रॉ ऑल एक्सटर्नल force experienced by the block। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक्सटर्नल फोर्स जितने भी एक्सपीरियंस करे आपको ड्रॉ करना है।
ठीक है भाई, तो एक्सटर्नल फोर्स आपको ड्रॉ करना है। तो चलो यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये लो, अभी स्टेप 1 पे ही है, तो आप क्या करते हो, एक रेफरेंस बनाते हो। जैसे जिस थीटा एंगल पर ये इंक्लाइन प्लेन था वो रेफरेंस बना लेते हो ना। पूरा सिस्टम नहीं ड्रॉ करना है, बस इस ब्लॉक को करना है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन सेम रखना है। ओरिएंटेशन मतलब जिस एंगल पर था वहां पर सेम रखना है आपको, करेक्ट है। तो इसका मास m है, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F है, और इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, और यहां पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये 3 फोर्सेस इस पे आपको फील हो रहा होगा। ये मतलब फील मतलब ब्लॉक को फील हो रहा होगा। इस पे एक्सटर्नल फोर्स mg की नीचे की तरफ, यूजुअल डायरेक्शन आपको फोर्स की डायरेक्शन का आइडिया होगा। mg नीचे की तरफ, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और एक्सटर्नल फोर्स तो हमने लगाया था बाहर से, तो वो अलोंग द सरफेस है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे, दिमाग में रहेगा, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो हमारा स्टेप 1 डन हो गया, आइसोलेट कर लिया और एफबीडी भी ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, आइसोलेट भी कर लिया और एफबीडी भी ड्रॉ कर दिया। चलो स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2, 4-5 स्टेप बनाता हूं, जिसको दिमाग में रखोगे, मतलब जो भी, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी अच्छी से अच्छी बुक देखी ना, वो सब स्टेप्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि अगर स्टेप्स में दिमाग में बैठ गया, एक बार बैठ गया तो आपके मतलब ऐसा है ना कि लाइक एक बार आपने सीख लिया तो आसानी से वो लेयर बाय लेयर आपके दिमाग में आता रहता है बार बार। एक बार आपको मेहनत करने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन पे, फिर ये आपको स्टेप्स याद रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या है, आपको एक्सीलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्सेल, जैसा आपने पहला क्या किया, आइसोलेट द बॉडी, आइसोलेट द ब्लॉक एंड ड्रॉ एफबीडी। तो स्टेप 2 क्या था, चूज एक्सीलरेशन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्रॉ एक्सीलरेशन डायग्राम, ड्रॉ एक्सीलरेशन डायग्राम। ठीक है, एक्सीलरेशन डायग्राम करना है आपको। तो यहां पर इसी में कर देता हूं ड्रॉ, क्योंकि एक ही फिगर बनाया मैंने, तो यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। तो अब यहां पर जो इसकी पॉसिबल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर हमेशा ये सिचुएशन दे देगा आपको कि जो ब्लॉक है ये सरफेस के साथ हमेशा कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है। तो अगर कोई भी ब्लॉक किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट मेंटेन करता है तो जो उसका पॉसिबल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो सकती है वो हमेशा अलोंग द सरफेस ही होती है। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, है ना। अगर मान लो किसी प्लेन पे कोई ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा सरफेस के अलोंग होगा। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यहां पर F बड़ा है या mg का कंपोनेंट बड़ा है, वो भी हम बात करते हैं। F बड़ा है या mg का कंपोनेंट बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप बस आपको ये याद रखना है कि एक्सीलरेशन आप ऊपर मान सकते हो या एक्सीलरेशन आप नीचे मान सकते हो। तो मैंने ऐसे किया, मैंने बस कन्वीनियंस के लिए एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ मान लिया, लेकिन मानना है अलोंग द सरफेस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब फिक्स सरफेस के साथ आपको एक्सीलरेशन मानना है तो आप अलोंग द सरफेस ही मानोगे। जब फिक्स सरफेस के साथ आपको किसी एक ब्लॉक है जो फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जब एक ब्लॉक है वो फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है तो आप क्या करोगे, सरफेस के अलोंग ही नेट एक्सीलरेशन मानोगे। ये इसका नेट एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो चलो स्टेप 2 भी हो गया, आपने ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन मान लिया, ठीक है। अब आता है आपका स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है, ध्यान से। स्टेप 3 क्या है कि हमें एक्सीलरेशन तो मान लिया है, हमें यहां पर एक्सिस चूज करिए। तो चूज, ध्यान से चूज कन्वीनियंट एक्सिस। कन्वीनियंट एक्सिस का क्या मतलब है यहां पर, देखो जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं हमारी मैथमेटिकल हर्डल सबसे कम आए। मैथ्स की जो इश्यू होता है ना, बहुत ज्यादा मैथमेटिक, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी इक्वेशन नहीं आनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाए, है ना। तो उसके लिए कन्वीनियंट एक्सिस चूज करना होता है। मतलब हम एक्सिस तो कहीं भी मान सकते हैं बच्चा, आप चाहो तो एक्सिस ऐसे मान सकते हो, ऐसे करके मान सकते हो, आप चाहो तो वर्टिकल प्लेन, मतलब आप एक्सिस तो ऐसे भी मान सकते हो। एक्सिस मानने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी मान सकते हो आप एक्सिस, इसको एंगल में भी मान सकते हो, ऐसे और ऐसे भी मान सकते हो, तो आपकी मर्जी पर है। लेकिन देखो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा आपका आंसर, आप चाहे जहां एक्सिस मान लो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आसानी से सॉल्व हो जाए, वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हमने कहा कि कन्वीनियंट एक्सिस चूज करना। आपको भैया कन्वीनियंट एक्सिस का आइडिया कैसे लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कन्वीनियंट एक्सिस का आइडिया कैसे लगेगा। तो कन्वीनियंट एक्सिस का आइडिया लगता है बच्चा,
जिधर नेट एक्सीलरेशन होगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन आप एक्स एक्सिस मानना, और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। क्या सुना आपने? इन द डायरेक्शन ऑफ, पहला पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू दी एक्सीलरेशन, परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन वाई एक्सिस। इससे आपको सॉल्विंग में सहूलियत मिलेगी, आपको सॉल्विंग करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया यहां पर, इसके अलोंग देखो, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। यहां पर देखो, ये है आपका ब्लॉक और ये रहा आपका mg, क्योंकि m मास का ब्लॉक है, ये mg रहा, और ये रहा आपका नॉर्मल, और ये रहा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब एक्सीलरेशन तो हमने ऊपर की तरफ माना है, तो ये रहा आपका एक्सिस। देखो अब मैंने क्या बोला था, ऊपर की तरफ माना था, तो उसी के अलोंग आप क्या मानते हो, एक्स एक्सिस। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। और इधर की तरफ ही आपने एक्सीलरेशन माना था, ठीक है बच्चों। देखो इधर की तरफ मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग मान लिया। देखो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, या इनफैक्ट ज्यादा प्रिसाइजली बोल सकते हैं नेट एक्सीलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस मान लो, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन आप एक्स एक्सिस मान लो, है ना। एंड वही क्या मैंने इधर की तरफ एक्स एक्सिस माना और इसके परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अगला स्टेप पे आ जाएगा, आपने ये भी कर लिया। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4, 3 स्टेप हो चुके हैं। अब क्या करना, देखो आपको दिख रहा होगा ये कन्वीनियंट एक्सिस क्यों है, ये कन्वीनियंट एक्सिस क्यों है, क्योंकि देखो इस पे जो, देखो इसके अलोंग नेट एक्सीलरेशन और दो फोर्सेस यहां पर लाई कर रही, देखो नॉर्मल और फोर्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। तो एक्चुअल में जब हम F इक्वल टू ma लगाएंगे तो कन्वीनियंट आएगी। अभी हमें स्टेप 5 में रियलाइज होगा कि कन्वीनियंट एक्सिस क्यों है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है, एक बात ध्यान रखेंगे, ये एंगल भी थीटा आएगा। कैसे? देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, और इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर है। तो आप एक ऐसा ट्रायंगल बना लो, ऐसा करो, ज्योमेट्री से देख लो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये भी थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और देन ये थीटा, करेक्ट है। तो स्टेप 4 क्या होता है कि जो फोर्सेस एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे उसको रिजॉल्व कर दो, उसको कंपोनेंट में ले लो। तो ब्रेक फोर्सेस अलोंग एक्सिस, जो भी एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं लाई कर रहे हैं उसको आप एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। तो यहां पर mg है, तो mg आपका, mg बेसिकली स्टेप में लिख देता हूं। स्टेप क्या है कि ब्रेक, या इसको रिजॉल्व भी बोलते हैं, ब्रेक स्लैश रिजॉल्व भी बोलते हैं, रिजॉल्व फोर्सेस, ऑब्वियसली दोज फोर्सेस जो कि एक्सिस के अलोंग नहीं लाई कर, जैसे नॉर्मल और एक्सटर्नल फोर्स को हमें रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, या mg को ही रिजॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ब्रेक और रिजॉल्व फोर्सेस, अब एक ही फोर्स है तो अब, लेकिन इन जनरल तो फोर्सेस ही बोलोगे ना, तो ब्रेक रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग एक्सिस, जो भी एक्सिस आपने मानी है उसके हिसाब से आप रिजॉल्व कर दोगे। तो अपने पास देखो, ध्यान से सुनना, अपने पास mg को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करोगे तो जो देखो जो साथ वाला, जैसे ये थीटा ना, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, mg cos थीटा, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, mg sin थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो एक ही फोर्स था, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। ध्यान से देख लो भाई, mg को रिजॉल्व किया mg cos थीटा में, mg sin थीटा में। कैसे याद रखना है, देखो जैसे इसके साथ ये थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ वो थीटा बनाता है उसके साथ cos वाला कंपोनेंट आता है हमेशा, और उसके परपेंडिकुलर हमेशा sin वाला था। ऐसे याद किया होगा आपने पहले भी, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला आपका mg cos थीटा, ये वाला आपका mg sin थीटा है। अब सारे फोर्सेस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, सारे फोर्सेस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, स्टेप 5 पे आना है। स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 क्या होता है, अप्लाई F इक्वल्स टू ma। अप्लाई, ध्यान से सुनना, ये लास्ट स्टेप है, और इसी की मदद से हम लोग एक्सीलरेशन निकाल देंगे। लास्ट स्टेप, अप्लाई नेट फोर्स, ऐसे F इक्वल्स टू ma, ध्यान से, वेक्टर F दिखाया मैंने, अप्लाई F इक्वल्स टू ma, ध्यान से देखना, मैं इसको इधर कर देता हूं, अप्लाई
F इक्वल्स टू ma along x एक्सिस। along x एक्सिस क्यों? क्योंकि भाई मैंने उधर ही नेट एक्सीलरेशन माना था ना, अब आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अप्लाई F इक्वल्स टू ma नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन along x एक्सिस एंड देन बैलेंस का मतलब है नेट फोर्स along y एक्सिस, तो जीरो होगा क्योंकि सारा का सारा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में तो आपने x एक्सिस माना था, तो उसके परपेंडिकुलर तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब उसके along फोर्स जीरो है। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे, F नेट along y एक्सिस शुड बी जीरो। इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेज along y एक्सिस, बैलेंस फोर्सेज, ठीक है, along y एक्सिस। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखो यहां पर F इक्वल्स टू ma आपको अप्लाई करना है। अब अगर आपने नेट एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ माना है तो इसका मतलब नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना बात। अगर नेट एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ माना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ माना है, तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। और आप ध्यान से देखोगे तो इस एक्सिस के अलॉन्ग दो फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स F है और दूसरा mg sin थीटा। तो अगर आपने ऊपर की तरफ मान लिया है ना, तो आपको F को बड़ा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। जिधर नेट फोर्स उधर नेट एक्सीलरेशन, है ना, ये टैगलाइन आपके लिए, जिधर नेट फोर्स उधर नेट एक्सीलरेशन। तो क्या करोगे, F माइनस mg sin थीटा, F माइनस mg sin थीटा, दिस इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन। आपने ऊपर की तरफ ही नेट फोर्स माना और ऊपर की तरफ ही नेट एक्सीलरेशन है आपका, तो आपने इसे बैलेंस कर दिया, अप्लाई कर दिया F इक्वल्स टू में। तो A जो होगा यहां पे वो जाएगा F माइनस mg sin थीटा अपॉन m। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक्सीलरेशन तो निकाल ही सकते हो, साथ में आप नॉर्मल फोर्स भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर एक्सीलरेशन आपको पता चल चुका है तो आप नॉर्मल फोर्स बैलेंस करके निकाल सकते हो, जो कि बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा बैलेंस हो जाएगा, वो होने वाला है n इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में बच्चा कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो हमें यहां पर दो चीजें पता चली, एक तो हमें एक्सीलरेशन पता चला, और अगर हमें नॉर्मल निकालना होता तो नॉर्मल भी पता चल चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 5 स्टेप बहुत ध्यान से समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत क्लियर कट लिख दिया है, आप ध्यान से इसे समझ लो और इसको अच्छे से देख लोगे तो आपको जब भी फ्यूचर में कभी भी एक्सीलरेशन निकालना होगा तो यही 5 स्टेप हेल्प करेंगे, दीज 5 स्टेप्स। और ये आपको कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगा हर जगह लगेगा। तो मैं एक बार छोटा सा स्टेप याद दिला देता हूं आपको। क्या करना है, पहले क्या करना है, इसको आइसोलेट करना है एंड एफबीडी ड्रॉ करना है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक, एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक। स्टेप 2 क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन डायग्राम। बहुत केयरफुल, ये स्टेप थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है क्योंकि यहां पर आपको एक्सीलरेशन बहुत सोच समझ के मानना है। तो कैसे मानोगे, अगर ये ब्लॉक सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है तो उसी के लॉन्ग मानना, चाहे ऊपर मान लो चाहे नीचे, है ना, जिधर मानोगे उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करते रहना आगे, ठीक है। तो मैंने ऊपर की तरफ मान लिया, ठीक है, फिर एक्सीलरेशन मान लिया, फिर क्या करना, चूज कन्वीनियंट एक्सिस। कन्वीनियंट एक्सिस, आपने कन्वीनियंट एक्सिस माना। अब कन्वीनियंट एक्सिस का मतलब क्या, कि हमें मैथमेटिकल हर्डल को अवॉइड कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छी बात है, देन कैसे अवॉइड करना है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन, जैसे ऊपर की तरफ नेट एक्सीलरेशन माना, उसके लॉन्ग एक्स एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस, एंड देन उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस मानने का तरीका, ये आपको मैथमेटिक्स अवॉइड कराएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 4 की बात करते हैं बच्चा, क्या करेंगे, जो फोर्स रिजॉल्व नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, है ना। टेक कंपोनेंट, ब्रेक, रिजॉल्व, जो बोलना चाहो बोल सकते हो उसे, ठीक है। आपने mg को रिजॉल्व कर दिया, थीटा के साथ वाला कॉस होगा हमेशा और थीटा से दूर वाला हमेशा साइन होगा। तो इधर mg sin थीटा, इधर इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, करेक्ट है। फिर हमने इसको रिजॉल्व भी कर दिया एंड देन अप्लाई F इक्वल्स टू ma, है ना, along x एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर बैलेंस करना है आपको। अब ऐसे चाहे जोन सा क्वेश्चन देखो सारे सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो आपने बैलेंस भी कर दिया और F इक्वल्स टू ma भी अप्लाई कर दिया। दैट्स हाउ वी गेट एक्सीलरेशन ऑफ अ ब्लॉक। कोई भी ब्लॉक जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो इन 5 स्टेप की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।